नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में रोज नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और कई सारे ऐसे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे जो सालों से नहीं चले हैं और इसमें सरकारी कंपनियों का बोलबाला है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो निराश कर रहे हैं और बाजार के इस तेजी में अपना योगदान दे नहीं रहे हैं। और ऐसे ही शेयरों पर आज हम फोकस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन शेयरों में प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्योंकि बाजार में जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आखिर उनमें इनकी भागीदारी क्यों नहीं आ रही है। तो इसी पर खास शो, क्योंकि यह है बाजार के बॉस, लेकिन यहां पर हो रहा है निवेशकों को लॉस। तो बाजार के बॉस, लेकिन फिर क्यों है लॉस पोर्टफोलियो में, यह है बड़ा सवाल और इस बड़े सवाल की हम करेंगे पड़ताल आज मार्केट गपशप में। हमने ऐसे 11-12 शेयरों की सूची बनाई है जो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है कि आप इनको खरीदने की सोच रहे हो। और सोच इसलिए बनती है क्योंकि ये वो नाम हैं जो सालों तक निवेशकों के इन्होंने जोरदार कमाई करके दी है, लेकिन पिछले एक साल रिटर्न के इनसे एक तरह से कह सकते हैं कि रूट्स आ गया है। यहां पर कमाई निवेशकों की हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद लेकर लोग बैठे हुए हैं कि आखिर इसमें अब करना क्या है। इस पर हम मार्केट गपशप करेंगे और हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक खास रिसर्च आपके लिए लेकर आए हैं और तमाम शेयरों की सूची सौमित रखेंगे। हम एक एक करके सभी शेयरों के बारे में समझेंगे कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या है, वो शेयर चल क्यों नहीं रहे, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि उन शेयरों में आपको क्या रणनीति बनानी है। हमारे साथ आज के खास मेहमान सनी अग्रवाल SBI सिक्योरिटीज के, वो भी जुड़ गए हैं। सनी, आपका बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया आज ये बेहतरीन टॉपिक चुनने के लिए। सुमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए, लिस्ट तो बहुत लंबी आपने निकाली है। पहला शेयर जो आपके फोकस में है, क्योंकि ये निफ्टी का पार्ट भी है, UPL, बताइए आपने क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये शेयर क्यों नहीं चल रहा है और इसके लिए क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं? वॉल्यूम स्लोडाउन के कारण पुअर अर्निंग्स परफॉर्मेंस की वजह से हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था यूपीएल के शेयर प्राइसेस में। बट फिर भी एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है, क्योंकि पहले तो जो फॉल देखने को मिला यूपीएल के शेयर प्राइसेस में वो बहुत ज़्यादा था, बट अर्निंग्स इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। एनालिस्ट ऐसे भी बोल रहे हैं कि Q3 से लेके जो वॉल्यूम ऑफ टेक होगा वो काफ़ी डिसेंट होगा, क्योंकि डिमांड नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका वाले जो रीजन्स हैं वहाँ से वापस पिकअप करने लगेगी। उसी के साथ रियलाइजेशंस जो है वो भी फोर्थ क्वार्टर से एक क्वार्टर के लैग से वो उसमें भी पिकअप देखने मिलेगा, और इन दोनों के कारण जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो काफ़ी शानदार होगा कंपनी के प्रोफाइल में सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी लोअर रहे हैं, इन्वेंट्री बिल्डअप जो था वो भी कम हो रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन करेगा जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा यूपीएल के बुक्स में। और ये सभी कारणों की वजह से अर्निंग परफॉर्मेंस सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। अब कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन का कोई गाइडेंस तो नहीं दिया है, बट एनालिस्ट फिर भी काफ़ी बुलिश है, क्योंकि कंपनी ने पहले बोला था कि उनका लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है लेवरेज रेशियो रखने का वो 1 to 1.5 टाइम्स के आसपास है। तो एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है कि कंपनी इजीली ये टारगेट अचीव कर सकता है FY24 में और FY25 में आगे चल के, क्योंकि आगे चल के काफ़ी मोनेटाइजेशन प्लान्स भी है कंपनी के दूसरे बिजनेसेस को लेके, जैसे कि एक स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है जहाँ पे वो शायद कोई नए इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं, जिसकी वजह से भी कंपनी का जो डेट है वो और कम हो सकता है आगे चल के। और इसी कारण एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है और ये खूब सारे ट्रिगर्स है यूपीएल के लिए आगे चल के। ठीक है, यूपीएल के लिए ट्रिगर तो आगे हैं, शेयर चला नहीं है, लेकिन क्या अगर आपके पास ये है शेयर तो होल्ड करके रखना है, और क्या अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो ये शेयर ठीक है? इसके बारे में सनी आप जरा राय दीजिए, क्योंकि यूपीएल हमने देखा है कि 600 रुपए के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हुई है, 600 रुपए से 25 रुपए कम या फिर 600 रुपए से 25-30 रुपए ज्यादा। यूपीएल आपको लगता है कि निवेश के लिए ये सही शेयर है, या फिर जिनके पास है वो अपना इसमें निवेश बनाए रखें? क्योंकि साल भर में आप देख लीजिए 19% का इसने पूंजी गंवाई है निवेशकों की, ये शेयर गिरा 19%। या डेफिनेटली बहुत से जो इंडस्ट्री में जो दिक्कत की, जो मेन जो दिक्कत थी वो इन्वेंट्री को लेकर के थी। तो हमने देखा था कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री स्टक थी,
और अब कहीं ना कहीं जितने भी एग्रोकेमिकल कंपनीज है उनसे ये कमेंट्री आ रही है कि ग्लोबली भी और इवन इन डोमेस्टिक मार्केट जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी अब वो क्लियर हो चुकी है एंड इनफैक्ट नाउ वी विल सी इन्वेंट्री बिल्टअप गोइंग फॉरवर्ड इन द सिस्टम। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं अब ये तो एक अश्योरेंस आ गया है कि अब यहाँ से जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो शायद अब बेहतर हो जाएगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। तो उसी के चलते हुए मुझे लगता है कि डाउनसाइड अब लिमिटेड है सभी एग्रोकेमिकल कंपनीज में। हालांकि अपसाइड के लिए मुझे लगता है कि स्ट्रीट कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच अप्रोच लेगा। मे बी स्ट्रीट विल लव टू सी द नंबर्स बिफोर इसमें कोई बहुत बड़ा एप्रिसिएशन देखने मिले। तो वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा स्ट्रीट का। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअली इसे एक्यूमुलेट कर सकता है। वैल्यूएशन काफी चीप है। बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि तुरंत आपको यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट अगले क्वार्टर के नंबर देख करके मे बी इसमें एक कॉन्फिडेंस दिखाएगा। तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। डाउनसाइड लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल एट अ करंट जंक्शन। ठीक है, डाउनसाइड इसमें लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो है फेवरेबल। अगला जो शेयर है वो भी बाजार का एक दिग्गज है, पेज इंडस्ट्रीज। बड़े साइज वाला शेयर है, बड़े बड़े इनके पास ब्रांड्स हैं और निश्चित तौर पर भारतीय बाजार में बहुत ही इनकी डोमिनेंट पोजीशन है। लेकिन इस डोमिनेंट पोजीशन का जो फायदा निवेशकों को नहीं मिला है। पिछले एक साल में इसने भी करीब 21% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वैल्यूएशन देखेंगे तो थोड़े से 78 के आसपास का इसका पी है। जरा इसको समझते हैं। सौमित, पेज इंडस्ट्रीज हम देख रहे थे कि 2-3 महीने पहले ना बाकी के सारे होजरी शेयर बहुत जोर से चल रहे थे। थोड़ा बहुत उछाल हमने पेज इंडस्ट्रीज में भी देखा, लेकिन फिर भी साल भर में देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स है। सौमित, पेज इंडस्ट्रीज को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है? जो आप कह रहे थे बात, पेज इंडस्ट्रीज का जो वैल्यूएशन है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इसके पीछे भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है काफ़ी सिग्निफिकेंटली री रेट किया था FY09 से लेके FY17 या FY18 के आसपास। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ उस टाइम पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एवरेज क्वार्टरली ग्रोथ रेट तभी होती थी वो 31% की होती थी। और इसी कारण ये जो सिग्निफिकेंट प्रीमियम जो है कंपनी का, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, ये उसी कारण कंपनी को दिया गया है। बट ऑफ लेट क्या हुआ है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो Q4 FY23 या Q1 FY24 में या Q3 में भी अगर आप देखते हैं तो जो इन्वेंट्री इश्यूज थे उसके कारण एक काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है कंपनी के सेल्स ग्रोथ पे। काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया था डीलर्स के पास, सेल ऑफ नहीं हो रहा था, ओल्ड इन्वेंट्रीज थे, कंपनी को राइट ऑफ भी लेना पड़ा था। और इसी कारण कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी बहुत वीकिश आई थी और इसी कारण कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था वो थोड़ा वीक आया था। कंपनी ने कोई प्राइस कट भी नहीं लिया था, जबकि कंपटीशन ने प्राइस कट लिया था, इसलिए भी सेल्स ग्रोथ थोड़ा वीक था कंपनी का। बट कंपनी ने इस समय एक ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम लागू किया था अपने डीलर्स के साथ, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब खत्म हो चुका है और इसका जो इम्पैक्ट हुआ था वो अब पीछे हो चुका है, ऐसे एनालिस्ट लोग का मानना है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी लोअर साइड पे होने के कारण आगे चल के कंपनी को मार्जिन बेनिफिट भी मिल सकता है। और हाल ही में कंपनी ने अपने एक मैनेजमेंट मीट में अपना FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था जो कि करीब 8,000 करोड़ का था, जो कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आउटलुक दिखाता है पेज इंडस्ट्रीज की तरफ से आगे चल के। और इन्हीं कारणों की वजह से एनालिस्ट अभी भी काफ़ी बुलिश है और शायद ये स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। बट उसके लिए सेल्स ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पेज इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज के लिए ट्रिगर्स और रिवर्सल की उम्मीद सौमित को है, लेकिन सनी का क्या मानना है? सनी, पेज इंडस्ट्रीज आपको लगता है कि इस वैल्यूएशन के बावजूद भी एक आकर्षक भाव पर है ये शेयर ये, और ये जो करेक्शन पिछले साल भर का है क्या इसकी भरपाई करके शेयर तेज दौड़ दिखाएगा आगे? एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। जो भी स्टॉक अगर हम देखें, वेदर इट इज डीमार्ट, जो भी स्टॉक 70-80 के पी पे चलते हैं, मुझे लगता है कि वहां से रिटर्न बनने की संभावना कम हो जाती है। इनफैक्ट कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट एन हायर वैल्यूएशन और उसमें अगर कहीं डिसअपॉइंटमेंट आती है गाइडेंस के मुकाबले, तो हमने देखा है हिस्टोरिकली एक शार्प सेल ऑफ भी आता है ये सब कंपनीज में। और सिंस तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है और वन कैन इनफैक्ट एग्जिट फ्रॉम द पेज इंडस्ट्री। और काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन में काफी सारी कंज्यूमर कंपनी आपको मिल रही है। तो क्यों हम ऊंचे वैल्यूएशन के कंपनी में स्टक रहे और वहां एक डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क लेकर चले।
तो बेटर यहाँ से शिफ्ट होके जो वैल्यू पिक है, जो सेक्टर मोमेंटम में है, जहां दिखता है कि अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, वैसे सेक्टर में शिफ्ट होने में की मेरी राय रहेगी पेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे फटाफट अपने जो शेयर्स हैं उनको उनकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाएंगे क्योंकि शेयर ज़्यादा हैं और इस पर राय भी लेनी हमने सनी की। डी मार्ट, ये शेयर भी बाजार का फेवरेट रहा, 2016 में लिस्ट हुआ और 2016 से लेकर 2021 तक एक तरफा रफ्तार रही। 600 रुपए के भाव के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और लगभग ये शेयर 10 गुना हो गया, 5,500 तक पहुंचा। उसके बाद वो भाव लौट के कभी आए नहीं। 2022 थोड़ा कमजोर गुजरा। 2023 की बात करें तो रिवर्सल के संकेत नहीं आ रहे हैं और पिछले साल भर में 18-19% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में भी है। लेकिन क्या क्षमता है, अब ये समझेंगे सनी से, लेकिन दिक्कतें क्या है जरा सौमित से जानते हैं। सौमित बताइए। वैल्यूएशन एक बड़ी दिक्कत थी कंपनी के लिए, करीब 100, 120, 130 तक इनफैक्ट फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस पहुंच गई थी कंपनी के, और उसी के साथ थोड़ा जो ग्रोसरी सेगमेंट था उसमें भी स्लोअर ग्रोथ देखने को मिला और फैशन सेगमेंट जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट होता है उसमें भी स्लोअर ग्रोथ था और इसी कारण हमें थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला था शेयर प्राइसेस में। बट आगे चल के शायद फैशन सेगमेंट में रिवाइवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट और Q3 एक फेस्टिव सीजन है जो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और आगे के पहले के काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के सामने अब की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा चीपर साइड पे और इसी कारण एनालिस्ट अभी भी बुलिश है डीमार्ट को लेके। ठीक है, डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स। सनी, डीमार्ट क्या फिर से ये डॉन बनेगा डी स्ट्रीट का? कमाई बहुत कराई है, वैल्यूएशन वाला कंसर्न है, आपको शेयर कैसा लग रहा है ये? डेफिनेटली एक बहुत क्वालिटी बिजनेस है, बैक बाय रॉक सॉलिड प्रमोटर, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। बट अगेन मेरा जो पेज इंडस्ट्री में व्यू था कि अगर स्टॉक मार्केट में हम वेल्थ क्रिएट करने आते हैं, पैसे बनाने आते हैं, तो एक हाई जो कंपनी ऑलरेडी एक ऊंचे वैल्यूएशन पे चल रही है, तो मुझे लगता है कि जितनी भी पॉजिटिविटी है ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट ही करेगा। हालांकि इसमें प्राइस वाइज करेक्शन शायद ना देखने मिले, बस टाइम वाइज इसमें शायद करेक्शन चलते रहेगा। और हमने इसमें देखा है कि इसका जो नॉन ग्रोसरी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा है और जितने भी रिटेल बिजनेस होते हैं उसमें उसी का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है फॉर मार्जिन एक्सपेंशन। तो मुझे लगता है कि महंगे वैल्यूएशन के चलते हुए डेफिनेटली डीमार्ट से हम जो रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ही लंबा नजरिया है 8-10 साल का, तो बने रहिए डीमार्ट में, इट्स अ क्वालिटी कंपनी, नॉट एन इश्यू। ठीक है, बहुत अगर लंबा नजरिया अगर आपका है तो आपको बने रहने की सलाह है। अगले जो दो शेयर एक साथ में लूंगा क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर सेगमेंट के शेयर हैं, बाजार के लीडर रहे हैं, निवेशकों को खूब कमाई कराई है, वो है एसआरएफ और दीपक फर्टिलाइजर। एक साल थोड़े से कमजोर गुजरे हैं। हमने तमाम शेयरों को फर्टिलाइजर स्पेस में, केमिकल स्पेस में चलते हुए देखा है, कंपनियां कैपेक्स भी कर रही हैं, लेकिन ये शेयर नहीं चले हैं। दीपक फर्टिलाइजर साल भर में 33% गिरा है। वहीं अगर हम एसआरएफ की बात करें तो वहां पर भी 19% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। एसआरएफ में थोड़े से वैल्यूएशन वाले भी कंसर्न हैं। ये दोनों शेयर समित क्यों नहीं चल रहे हैं और इनके लिए आगे कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं क्या, जरा बताइए। ये इन्वेंट्री का इशू था एसआरएफ को लेके और जो प्राइसेस थे उनके की प्रोडक्ट के हाइड्रोफ्लोरो केमिकल कार्बन जो है इनके प्राइसेस में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी और इन्हीं कारणों की वजह से एसआरएफ के शेयर प्राइसेस में वीकनेस थी। वैल्यूएशन की बात तो आपने बता ही दी ऑलरेडी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दीपक फर्टिलाइजर्स में वीक मानसून होने के कारण और फर्टिलाइजर ऑफटेक में वीकनेस देखने के कारण हमें शेयर प्राइसेस में भी वीकनेस देखने मिला। बट दीपक फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो आगे चल के 2-3 ट्रिगर्स है, जैसे कि उसका अमोनिया प्लांट जो है एक्सपेंशन के कारण जो कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। मानसून के बाद एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिल सकता है फर्टिलाइजर सेल्स में और कंपनी शायद अपनी माइनिंग और केमिकल और माइनिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर बिजनेस को डीमर्ज कर सकती है। तो ये भी एक की ट्रिगर हो सकता है दीपक फर्टिलाइजर के लिए। और एसआरएफ की अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, एनालिस्ट को अभी थोड़ा पिकअप देखने मिल रहा है और प्राइसेस भी अब एचएफसी की अगर जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसकी अगर हम देखें तो वो स्टेबल हो चुका है। तो ये भी एक ट्रिगर हो सकता है एसआरएफ के लिए आगे चल के। ठीक है, एसआरएफ और दीपक फर्टिलाइजर। एसआरएफ सनी जरा आप बताइए, क्योंकि हालांकि थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे साइड पर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये शेयर कमजोर हुआ है पिछले एक साल में। दिग्गज है, अक्सर हम एफएनओ का तो बहुत ही फेवरेट ये शेयर रहा है। आप जरा ये बताइए कि अभी क्या करना है एसआरएफ के शेयर में, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें।
ये तो डेफिनेटली एसआरएफ एक क्वालिटी कंपनी है। हमने देखा है कि इनका जो एसी में जो गैस यूज होती है उसमें इनकी एक मार्केट लीडरशिप है, ग्लोबल मार्केट लीडरशिप है। और ये क्वार्टर में भी हमने देखा था कि इनका जो ये जो गैस वाला सेगमेंट है, एट द सेम टाइम जो पैकेजिंग फिल्म वाला बिजनेस है, वो दोनों ट्रबल में आया था। बट अगेन इट्स अ टेम्पररी इशू। मुझे लगता है कि इनका जो रेफ्रिजरेंट गैस का जो बिजनेस है उसमें काफी स्कोप है आगे जाके ग्रोथ करने का। तो डेफिनेटली जो जिनके पास शेयर है वो डेफिनेटली इसमें बने रहिए, और जिसको लेना है यहाँ से वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुरंत यहाँ से स्टॉक चल पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यू 2800 के आसपास रहेगा एसआरएफ का। क्वालिटी कंपनी है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं दीपक फर्टिलाइजर की बात करता हूँ तो दीपक फर्टिलाइजर में डेफिनेटली अगेन दैट सेक्टर वाज अंडर ट्रबल, बट इसका जो नया जो प्लांट आ रहा है इसके चलते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसमें एक अर्निंग ग्रोथ हमें आगे जा करके देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है एट द करंट जंक्चर। तो डेफिनेटली आप ये करंट रेट पे इसे ले सकते हैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 800 प्लस। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर के लिए टारगेट 800 और एसआरएफ के लिए टारगेट 2800 का। 2400 रुपए के आसपास का शेयर है, यानी कि यहां से भी और 400 रुपए चलने की इसमें गुंजाइश है, जो कि 10% से ज्यादा के टारगेट आपको मिल रहे हैं साल भर के लिहाज से। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए आप इसको इसमें अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। अगला शेयर बजाज फिनसर्व, फाइनेंशियल स्पेस का दिग्गज। और हम हाल फिलहाल तो देख रहे हैं कि एनबीएफसी कंपनियों में अच्छी तेजी आ रही है, लेकिन बजाज फिनसर्व ने 18% की गिरावट दिखाई है पिछले साल भर में, और हम देख रहे हैं कि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ी सी चीज हजम नहीं होती है, और इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि ये दिग्गज स्पेस में है और यहाँ पर मौके भरपूर हैं। लेकिन क्यों नहीं चला है सौमित ये शेयर बजाज फिनसर्व? दिक्कत क्या है इसमें? फिनसर्व में एक्चुअली सिर्फ फाइनेंस नहीं है, एक इंश्योरेंस बिजनेस भी है, उसमें थोड़े बहुत इश्यूज होने के कारण हमें वीकनेस देखने को मिला था बजाज फिनसर्व के शेयर प्राइसेस में। तो बजाज फिनसर्व में आ जाता है बजाज फाइनेंस, जो कि लेंडिंग एनबीएफसी का सबसे बड़ा कंपनी है। उसके अलावा आ जाता है बजाज लाइफ, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। फिर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाती है, बजाज जनरल इंश्योरेंस, और दो प्लेटफॉर्म कंपनी भी है, बजाज डायरेक्ट और बजाज हेल्थ। अब बजाज लाइफ की अगर हम बात करें तो एक अभी कुछ महीनों में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइज बनने लगा है। और बजाज जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वहां पे कंपनी का जो फोकस है अब प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ चल चुका है। रिसेंटली कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई क्वार्टरली प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया था, और एक म्यूचुअल फंड स्कीम भी लॉन्च करने वाली है बजाज फिनसर्व जल्दी आगे चल के। तो ये थोड़े बहुत ट्रिगर्स है बजाज फिनसर्व के लिए फ्यूचर लुकिंग। ठीक है, बजाज फिनसर्व क्यों नहीं चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं वो सौमित ने आपको बता दिए। सनी, बजाज फिनसर्व, उम्मीदें रहती हैं इस शेयर से, और हम देख रहे हैं कि जोड़ी वाले स्टॉक हैं बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये साथ साथ ही चलते हैं और चलने की एक ठोस वजह भी है इनकी। इसमें मौके बन रहे हैं क्या आपके हिसाब से? क्या लेना चाहिए बजाज फिनसर्व? या डेफिनेटली आई थिंक एक क्वालिटी कंपनी है और एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट मिल रहा है आपको। एक ही कंपनी के थ्रू आपको कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस भी मिल रहा है और इंश्योरेंस बिजनेस भी मिल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो अंडर परफॉर्मेंस एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक्यूमुलेट करने की। एक मार्केट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस, उसको कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिस्टिंग और उनके बिजनेस प्लान से कहीं ना कहीं एक मार्केट में स्केप्टिसिज्म था कि बजाज फाइनेंस को एक कंपटीशन मिलेगा और उसके चलते कहीं ना कहीं उसका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। बट हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि बजाज फाइनेंस एक अपने आप में एक हाथी है, वो इतना आसानी से वो अपनी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है वो होएगा नहीं, और उसमें हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली कंपनी ने डिलीवर भी किया है। तो मुझे लगता है कि उसका ओवरहैंग था कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व के ऊपर भी। और इंश्योरेंस बिजनेस में हमने देखा था कि मार्च इस बार का जो बजट था उसमें कहीं ना कहीं टैक्सेशन के एंगल से भी एक कहीं ना कहीं नरमी देखी थी हमने अक्रॉस द बोर्ड सभी इंश्योरेंस कंपनी में। और अब अगर हम इनके जो नंबर देखते हैं, जो मंथली इंश्योरेंस के जो प्रीमियम के फिगर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक इनफैक्ट एक अच्छा मौका है, ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1800 रुपीज। ठीक है, एक साल का लक्ष्य 1800, पोर्टफोलियो में इसको जोड़ने का बढ़िया मौका है। अगला जो शेयर लिस्ट में है, थोड़ा सा कंप्लायंस वाला इशू है, सनी इस पर राय नहीं देंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि ये शेयर आखिर प्रेशर में क्यों रहा, और अगर उस दबाव से उभर कर फिर से सितारा बनना है बाजार का तो उसके लिए ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं। हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की।
एसबीआई कार्ड्स सुमित, इसने भी निराश किया है और जब ये लिस्टिंग हुई थी ना तो बहुत उसको लेकर उम्मीदें थी, लेकिन लिस्टिंग पर भी इस शेयर ने निराश किया ही था। 17% का नेगेटिव रिटर्न है पिछले साल भर में। यहां से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं जो इसको फिर से तेजी के इसमें हवा भरेंगे? ट्रिगर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो मार्केट शेयर रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है 19 to 20% के बैंड में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुलाई मंथ में अगर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो 25% थी, बट एसबीआई कार्ड की जो ग्रोथ थी वो 34% थी और लगातार एसबीआई कार्ड इंडस्ट्री ग्रोथ को आउटपरफॉर्म करते आ रही है। तो ये एक सेकेंड ट्रिगर है। उसके आगे चल के अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी टीयर 2 और टीयर 3 में भी फोकस कर रही है, जहाँ पे कार्ड सेल ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से और स्पेंडिंग बढ़ सकता है और अर्निंग्स कंपनी की आगे चल के बढ़ सकती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, वो भी एक की ट्रिगर हो सकता है एसबीआई कार्ड्स के लिए आगे चल के। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स के लिए ये ट्रिगर। अगले जो 3 शेयर हैं वो है अडानी ग्रुप के, और अडानी ग्रुप के शेयरों को दरअसल 2 भागों में देखें तो बेहतर है। यानी कि अगर हम 6 महीने पहले फरवरी के आसपास देखें जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से शेयर स्टीपली करेक्ट हुए, फिर वहां से रिकवर हुए, बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आई। जीक्यूजी पार्टनर्स का उसमें निवेश आया, बाकी भी बड़े बड़े निवेशकों ने, बेन कैपिटल ने उस पर अपनी भरोसा जताया और शेयर में हमने तेजी देखी है। लेकिन अगर हम साल भर का लेखा जोखा देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी, अंबुजा, ये 20 से 30% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इन शेयर में। लेकिन निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या ये शेयर पिछले एपिसोड को भुलाकर अब तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हैं? जो अब तक तेजी पिछले 6 महीने में हुई है, क्या ये सस्टेन करेगी? सुमित, शुरुआत करेंगे अडानी से, उसके बाद हम एसीसी अंबुजा की बात करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज, निवेश वाली बात तो अब देखिए जग जाहिर है, राजीव जैन का नाम सब लोग जान गए हैं। ट्रिगर्स और क्या बन रहे हैं इसके लिए? और तो ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो एक शार्प रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी की जो सारी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी ने अपना डेट कम किया है, प्रमोटर ने अपना लेवरेज कम किया है, कंपनी ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर रही है, एयरपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, रोड बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, कोल बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है जो कि ट्रेडिंग बिजनेस है कंपनी का। तो सारे सेगमेंट्स में अच्छे ग्रोथ देखने मिल रहे हैं और कंपनी का डेट भी कम हुआ है और यही की ट्रिगर्स है अडानी एंटरप्राइजेस के लिए अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज सनी 4,000 रुपए वाले शेयर को हमने 1,000 रुपए होते हुए देखा। 3/4 जो वेल्थ है वो निवेशकों की साफ हो गई थी, लेकिन रिकवरी, और क्या अमेजिंग रिकवरी ही, अब 2,500 रुपए के आसपास ये शेयर है। अडानी एंटरप्राइजेज आपको लगता है कि फिर से फेवरेट बनेगा बाजार का, और जो इसमें नीचे के लेवल से जो बाइंग आई है क्या वो कंटिन्यू होगी अभी? या डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ा इन्वेस्टर को पेशेंटली ये शेयर को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एक पूरे ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है। और हमने देखा है कि जितने भी नए बिजनेसेस हैं वो सब अदानी एंटरप्राइज में इंक्यूबेट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रिन्यूएबल्स की बात करता हूँ, उसमें सोलार का जो बिजनेस है या जो ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं यही कंपनी में इंक्यूबेट किया जा रहा है। वेदर इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, वो भी यही कंपनी में है। एयरपोर्ट बिजनेस ये कंपनी में है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, 3 से 5 साल का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जाकर के ये सब बिजनेसेस आगे जाके डीमर्ज होंगे और उसी की तरह वैल्यू अनलॉक होगी। तो अगर कोई अदानी एंटरप्राइज को अप्रोच कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा होराइजन लंबा रखना होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आज आपको जाकर के आज ही पूरा पैसे डिप्लॉय कर देने। आप ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते रहिए। जब भी मार्केट में शेकअप होता है, डेफिनेटली सभी स्टॉक्स करेक्शन देखने मिलता है सभी स्टॉक में, वहां जाकर के हम लोग इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर लंबा होराइजन रहेगा तो शायद वोलेटिलिटी से भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, धैर्य दिखाइए, और अडानी एंटरप्राइजेज में तो सूत्र वाकई ही रहा है कि जिन्होंने धैर्य दिखाया उनको फायदा हुआ है। 1,000 वाला शेयर 2,500 का हुआ है। उम्मीद ये रखिए कि ये शेयर आगे और भी चलेगा। इसके अलावा एसीसी और अंबुजा, होलसिम से ये कारोबार खरीदा था अडानी ग्रुप ने। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चपेट में ये शेयर भी आए और यहाँ भी हमने करेक्शन देखे। पिछले साल भर में देखिए 28% नीचे है एसीसी का शेयर, और अगर हम अंबुजा की बात करें तो वहाँ पर 20-21% के आसपास की गिरावट आई है। सुमित, प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है क्या?
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अलावा अगर आप देखते हैं तो एक प्राइसिंग को लेकर थोड़ा इशू था सीमेंट इंडस्ट्री में। काफ़ी टाइम से प्राइस हाइक नहीं मिल रहा था, बट सितंबर में वो इशू भी सॉल्व हो चुका है। सितंबर में अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमें पता चला है 10 to 35 रुपीज़ का पैन इंडिया बेसिस पे प्राइस हाइक हुआ है। इनफैक्ट ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखते हैं तो 70 रुपीज़ तक का प्राइस हाइक चल चुका है। तो वो एक इशू जो प्रोलॉन्गिंग था सीमेंट सेक्टर पे, वो तो अब नहीं रहा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगला ट्रिगर जो हो सकता है वो है इलेक्शन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे बूस्ट देखने को मिलता है। और उसी के चलते जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीमेंट की जो डिमांड होगी इस साल वो डबल डिजिट होगी, जो कि काफ़ी की ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। तो प्राइसिंग इशू सॉल्व हो चुका है और डिमांड डबल डिजिट होने की बात चल रही है FY24 के लिए। ये एक दो की ट्रिगर है। ठीक है, इंफ्रा फोकस में रहेगा इस साल, सीमेंट फोकस में रहेगा। प्री इलेक्शन ये ईयर है, निश्चित तौर पर डिमांड को लेकर इशू नहीं है और जो भी दिक्कतें थी कंपनी ने काफ़ी हद तक सुलझा ली हैं। मार्जिन पर एक प्रेशर था, लेकिन सनी एसीसी और अंबुजा आपको लगता है चूंकि दिग्गज हैं ये बाजार के अपने स्पेस में, तो काफ़ी बड़े नाम हैं ये, आपको लगता है कि ये शेयर अभी चलेंगे, निराश नहीं होना चाहिए? या डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर इनडायरेक्टली एक प्रॉक्सी प्ले है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी का और रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी का। और एसीसी और अंबुजा हमने देखा है कि व्हेन जब अर्लियर प्रमोटर हॉलस्टीम थे, कंपनी ने कंसिस्टेंटली काफी अच्छी डिलीवरी दी थी। और इनफैक्ट जब हॉलस्टीम प्रमोटर था उस वक्त हमने देखा था कि कंपनी में कहीं ना कहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत स्लो हो रहा था। एंड पोस्ट हैंड चेंज अब अदानी ग्रुप काफी एग्रेसिव हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन। ओवरऑल इंडस्ट्री में भी वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जो है तकरीबन 7 to 8% की है फाइनेंशियल ईयर 24 में। एट द सेम टाइम जो प्राइसिंग की जो दिक्कत थी कहीं ना कहीं ऑन रॉ मटेरियल साइड, जो फ्यूल के प्राइसेस थे कहीं ना कहीं वो भी अब कूल ऑफ हुए हैं और इसका बेनिफिट हमें ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन के फॉर्म में भी देखने मिलेगा सभी सीमेंट कंपनीज में। और डेफिनेटली उसके एक बेनिफिशियरी एसीसी और अंबुजा भी होंगे। तो लॉन्ग टर्म के एंगल से डेफिनेटली हमें एसीसी अंबुजा अच्छा लगता है। वन ऑफ द गुड बिजनेसेस इन द अदानी पोर्टफोलियो जो काफी अच्छे कैश फ्लो भी जनरेट करता है। और डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। एसीसी में मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2300 का एंड अंबुजा में रहेगा 500 का विद एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे शेयर बाजार के पास। बॉस फिर क्यों लॉस, और लॉस क्यों रहा है इसका जवाब मिल गया, और आगे क्या फिर से ये कमाई करा के देंगे उसकी भी हमने पड़ताल कर ली मार्केट गपशप के इस खास एडिशन में। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन रिसर्च लेकर आने के लिए, और सनी आपका इन तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही बेशकीमती राय साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप बने रेटिनो स्वदेश के साथ। नमस्कार।